हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी विषय के PT1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। ये करंट सेशन 2025-26 PM श्री केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसकी टाइमिंग है 90 मिनट। टोटल मार्क्स है 40 मार्क्स। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। क है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, क ख ग घ, मीन्स कि इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं। उत्तर यथासंभव क्रमानुसार दें। जितने भी सेक्शन हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब आपने देना है और सीरियल वाइज देनी है। ग है, लेख सुंदर और सुस्पष्ट हो, वर्तनी का उचित ध्यान रखें। मीन्स कि आपने शुद्ध सुंदर राइटिंग में लिखना। तो खंड क में सबसे पहले है अपठित अवबोधन। मीन्स कि यहाँ पे एक अनसीन पैराग्राफ दिया गया है जिसे पढ़कर आपने कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक। पहला है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के वश में नहीं है। आपको पता ही है कि टाइम हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। हम टाइम को ना ही घटा सकते ना ही बढ़ा सकते हैं। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए उसकी चिंता करने की बजाय जो हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें, है ना। कि जो समय बीत गया है हमें उसकी चिंता में और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो सामने है उसका सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके गद्यांश। अब देखते हैं क्या इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क है, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा है, समय व्यक्ति के वश में नहीं है, समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, मनुष्य उस समय की गति को नहीं रोक सकता है। तो ये सारे ऑप्शन ही सही है, लेकिन गद्यांश में पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक भी क्षण घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। तो है, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है जीवन को सुखी बनाना, गुरुओं का आदेश मानना, व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व या शिक्षा प्राप्त करना। तो ये ऑप्शन है शिक्षा प्राप्त करना। विद्यार्थी के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही हो गया। ग है, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं। तो हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि विद्यार्थी जीवन भर इसलिए पछताते रहते हैं क्योंकि वो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में बिता देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि वे आलसी होते हैं, जो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते, जो विद्यार्थी माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो हमने गद्यांश में पढ़ा कि जो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं वो विद्यार्थी जीवन भर पछताते हैं। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा नंबर 2। अगला है, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है। परिश्रम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बीते समय के बारे में पश्चाताप ना करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। तो हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा कि जो समय बीत गया है उसके बारे में पछतावा ना करके हमें वर्तमान समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अगला है, प्रयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। तो आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं समय का सदुपयोग, समय और मनुष्य, विद्यार्थी और समय, अमूल्य समय। इसका सबसे सटीक शीर्षक बन रहा है समय का सदुपयोग। तो हम पहले ऑप्शन को सही करेंगे। अगला है खंड ख व्याकरण, ये 5 मार्क्स का है। दूसरा है, निम्न अक्षरों को मिलाकर आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, आप उसको मिलाकर या फिर उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। 4 सार्थक शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ह म य ल, तो ये हो जाएगा हिमालय, ठीक है, हिमालय। यहाँ हो जाएगा आंशिक, ठीक है, यहाँ पे हम मात्रा लगा देंगे। ये हो जाएगा भीतर, ये हो जाएगा नियम, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया हिमालय आंशिक, या आकाश भी लिख सकते हैं, भीतर नियम, ठीक। अगला है तीसरा, कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पे कुछ संकेत दिए गए हैं, उनमें भूमि शब्द आपने जोड़ देना है और उससे नए शब्द बना देने हैं। जैसे स्वर्ण यहाँ लिखा हुआ, तो स्वर्ण
भूमि, स्वर्ण भूमि हो जाएगा, जन्म भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, कर्मभूमि, धर्म भूमि, धर्मभूमि, रणभूमि, रणभूमि, ठीक है। युद्ध प्लस भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध प्लस भूमि, बुद्ध भूमि। ये देखिए हम ऐसे लिखेंगे, जन्मभूमि, कर्मभूमि, धर्मभूमि, रणभूमि, युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि, ठीक है। आगे है खंड ग, अपठित अवबोधन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। मल्हार पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है मातृभूमि कविता के कवि का नाम लिखिए। तो मातृभूमि कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। अगला प्रश्न है रघुपति किसको कहा जाता है? तो रघुपति श्री राम को कहा जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे रघुपति श्री राम को कहा जाता है। अगला है बर्लिन ओलंपिक में खेल का अच्छा प्रदर्शन देखते हुए उनके प्रशंसकों ने ध्यानचंद को किस नाम से पुकारना शुरू कर दिया? तो आपने पाठ में पढ़ा कि ध्यानचंद को उनके प्रशंसकों ने उनको हॉकी का जादूगर नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। तो हम उत्तर लिखेंगे बर्लिन ओलंपिक में खेल का अच्छा प्रदर्शन देखते हुए उनके प्रशंसकों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम से पुकारना शुरू कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो ध्यानचंद का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है ध्यानचंद के अनुसार सफलता के सबसे बड़े मंत्र क्या है? तो ध्यानचंद के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या था? लगन, मेहनत, साधना और खेल भावना। तो हम उत्तर लिखेंगे ध्यानचंद के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा मंत्र लगन, मेहनत, साधना और खेल भावना है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए, ठीक है। अब इनमें से जो भी सही ऑप्शन है उसके सामने आपने स्टार बनाना है। पहला है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन है चरण, बंशी, हिमालय या सिंधु। तो हिंद महासागर के लिए सिंधु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हम तारा बना देंगे। दूसरा प्रश्न है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या फिर भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है? तो सही ऑप्शन हो गया भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। तो सबसे पहला है लॉन्स नायक। तो लॉन्स नायक हो गया स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। तो ये हो गया नंबर 1। बर्लिन ओलंपिक का हो गया वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता। तो ये हो गया नंबर 2। तीसरा हो गया पंजाब रेजिमेंट हो गया भारतीय सेना का एक पद, नंबर 3 हो गया ये। नंबर 4 हो गया सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, अंग्रेजों के समय का एक भारतीय हॉकी दल था ये। तो यहाँ नंबर 4 लिख देंगे। अगला है सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो ये हो जाएगा नंबर 5। और छावनी सैनिकों के रहने का क्षेत्र, तो ये हो जाएगा नंबर 6, ठीक है। नंबर 5 है नीचे लिखे काव्यांशों को पढ़कर कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। काव्यांश मीन्स आपकी बुक में जो कविता है उसका कुछ अंश दिया गया है, ठीक है। इसको पढ़ के आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन के ले अंगराई, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यहाँ पे प्रश्न है पावस का क्या अर्थ है? तो पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। ऑप्शन देख लेते हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु या शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु हमारा सही ऑप्शन हो गया। नंबर 2 है उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये पंक्ति पहली बूंद कविता से ली गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, बादल राग नहीं, पहली बूंद, हाँ ये पहली बूंद कविता से ली गई है। वह चिड़िया जो नहीं, मैं भी छोटी हूँ, ये भी नहीं। ऑप्शन है शरद ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या हेमंत ऋतु। तो ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ क्या फैल जाती है? तो जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, आनंद रूपी हरियाली, कीचड़, जल, धूल। तो आनंद रूपी हरियाली फैल जाती है। अगला प्रश्न है कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इस कविता के कवि का नाम है गोपाल कृष्ण कौल। चलिए नंबर 6 पे चलते हैं।
निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब फिर से पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ के अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण से परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो चलिए अब प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो हमने अभी पढ़ा मेजर ध्यानचंद का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ख उत्तर सही हो गया। सिपाही के रूप में वे सबसे पहले कहाँ भर्ती हुए? तो सिपाही के रूप में वो सबसे पहले फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए। तो क ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा प्रश्न है, फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे? मेजर बलवंत, मेजर ध्यानचंद, मेजर दानवीर, मेजर तिवारी। मेजर तिवारी थे, अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ में। अगला है, सैनिक मैदान में जाकर क्या करते थे? दौड़ लगाते थे, गप्पे हाँकते थे, हॉकी का अभ्यास करते थे या मैदान की सफाई करते थे? तो वो हॉकी का अभ्यास करते थे। ध्यानचंद कैसे खिलाड़ी थे? तो ध्यानचंद कुशल, नौसिखिए, श्रेष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यानचंद नौसिखिए खिलाड़ी थे। शुरू में वो नौसिखिए थे। अगला प्रश्न है, खंड घ से रचनात्मक लेखन। विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे सेवा में प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय, अपने स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आगे लिखेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं वरुण कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। मुझे पारिवारिक कारणवश दिनांक 21 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक 3 दिन की अवकाश की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं समय पर कार्य पूर्ण कर पुनः विद्यालय में उपस्थित हो सकूं। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी छात्र। फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है और रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, या तो आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए या फिर भाई को परीक्षा में मिली सफलता पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे, दिनांक जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं तब का डेट डालना है, 19 जुलाई 2025। प्रिय भैया नमस्ते, आपको परीक्षा में सफलता मिलने पर बहुत बहुत बधाई। हमें खुशी हुई कि आपने अच्छे अंक पाए। आपने जो मेहनत की उसका अच्छा फल मिला। हम सब आप पर गर्व करते हैं। आगे भी ऐसे ही अच्छा करते रहो। आपका छोटा भाई। फिर अपना नाम यहाँ लिखना है। आगे है नंबर 7, निम्न विषय में से किसी एक पर एक अनुच्छेद लिखिए। पहला है मेरा मनपसंद खेल, समय का महत्व, परिश्रम का महत्व या पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इनमें से किसी एक पर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है मेरा मनपसंद खेल। मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ। इस खेल में दौड़ना, कैच पकड़ना और बैटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट से शरीर स्वस्थ रहता है और टीम वर्क की भावना आती है। मैं टीवी पर भी क्रिकेट मैच देखता हूँ और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को फॉलो करता हूँ। ठीक है, अगला है समय का महत्व। समय बहुत कीमती होता है। जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करता है वह जीवन में सफल होता है। हमें पढ़ाई, खेल, आराम के लिए समय बांटना चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय की कद्र करने से जीवन में अनुशासन आता है। अगला है परिश्रम का महत्व। परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बिना परिश्रम के कोई काम सफल नहीं होता। में पढ़ाई, खेल और हर काम में पूरी मेहनत करनी चाहिए। मेहनती लोग सबके लिए प्रेरणा बनते हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। जल, वायु और भूमि को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक का कम उपयोग करना और कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। स्वच्छ और हरा भरा पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन देता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्लास 6 के हिंदी के
क्वेश्चन पेपर। आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।